एपिसोड 1 से 5। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1। रात का समय था। दिल्ली के सुनसान रास्ते पर एक कार आज की लपटों से घिरी हुई थी। कार से कुछ दूरी पर एक लड़की लहूलुहान हालत में गिरी हुई थी। उसकी हालत से पता चल रहा था कि जल्द ही उसे इलाज ना मिला तो वह अपना दम तोड़ देगी। तभी उस लड़की को किसी के कदमों की आहट मिली। उसने अपने सामने देखा तो एक 18 साल का लड़का उसकी ओर आ रहा था। लड़की ने अपने कैपते होठों से कहा, प्लीज सेव माई फैमिली। तब तक उस लड़के ने उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। उस लड़की ने फिर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह कुछ और ना कह सकी और बेहोश हो गई। तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है। नू और चंदन अपने सपने से उठ जाता है। तभी चंदन के कमरे का दरवाजा खुलता है और अमर अंदर आता है। अमर कहता है, सर आप ठीक तो है ना? तभी अमर की नजर चंदन की लाल पड़ी आंखों पर जाती है और अमर के शरीर में अनचाही सरहन दौड़ जाती है। तभी चंदन की एक जोरदार आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, विदाउट माई परमिशन, मेरे रूम में आने की? अमर ने कहा, सर वह तो मैं आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी इसीलिए देखने चलाया आया। चंदन ने कहा, गेट आउट। तभी अमर ने फिर कहा, सर इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको पता है, सादे पंजाबी विच एक कहावत बड़ी फेमस है कि मीठा बोलोगे तो दिन भी मीठा रहेगा, और कड़वा बोलोगे तो पूरा दिन कड़वे करेले जैसा हो जाएगा। तभी चंदन ने अपनी एरोगेंट टोन में चलते हुए कहा, अमर आई सेड गेट आउट। फिर क्या था? अमर पैर सिर पर रखकर भाग खड़ा हुआ। अमर ने सीढ़ियों उतरते हुए कहा, मेरी ही गलती थी जो एनाकोंडा के बिल में घुस गया। उसका ये कहना था कि उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। अमर ने पीछे मुड़ के देखा तो कार्तिक उसके पीछे खड़ा होकर हंस रहा था। अमर ने कहा, कौन सा चुटकुला सुनकर आया है? मुझे भी सुना दे, मैं भी हंस लूंगा। कार्तिक, अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए, अपनी हंसी कंट्रोल करी और बोला, भाई अमर, जो भी कहो, तू बंदा बड़े कमाल का है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। चंदन सिंघानिया, जिसने 18 साल की उम्र में ही सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया है। लोग उनके सामने खड़े होने से भी डरते हैं, और एक तू है जो सर से बहस करने की हिम्मत रखता है। मानना पड़ेगा, तुझ में कोई तो बात है, तभी तो दादाजी ने तुझे उनकी देखभाल के लिए भेजा है। अमर ने कहा, क्या बहस? जब वह मेरे सामने होते हैं तो लगता है जैसे यमराज के साथ सवाल जवाब का क्विज गेम चल रहा है, जहां एक गलती और यमराज के चेले मुझे तेल में तलने के लिए ले जाएंगे। ऐसी बात करते हुए कार्तिक और अमर डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। बस सर, जल्दी से ठीक हो जाए और मेरी जान छूटे। तभी एक गार्ड हवेली के गेट से अंदर आता है और कार्तिक से कहता है, सर चंदन सर के लिए पार्सल आया है। हमने इसकी चेकिंग कर ली है। आई थिंक इसके अंदर कोई लेटर है। कार्तिक ने पार्सल हाथ में लेते हुए उसे गार्ड को जाने को कहा। कार्तिक वह पार्सल अमर को देते हुए कहा, तू ये पार्सल सर को दे दे, मैं कैलेटेंट करके आता हूँ। अमर ने कहा, अरे पर मैं क्यों? इसके आगे अमर कुछ कहता, तब तक कार्तिक बाहर जा चुका था। अमर ने कहा, लो, अब फिर बाली का बकरा बन एनाकोंडा के बिल में जाना होगा। अमर चंदन के कमरे के बाहर आकर दरवाजा खटखटाता है। 2 से 3 बार नॉक करने पर जब कोई आवाज नहीं आती है, अमर डरते हुए दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर वह देखता है कि कमरे में कोई नहीं है, जिससे उसे राहत मिलती है। वह पार्सल को बेड के बगल वाले टेबल पर रख देता है। तभी वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज आती है और शरीर पर तौलिया लपेटे चंदन बाहर निकलता है। चंदन की बॉडी किसी जिम ट्रेनर की तरह फिट थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, सुंदर चेहरा, नशीली आंखें किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, जिसे पानी टपक के उसकी बॉडी पर गिर रहा था, जो उसे और भी ज्यादा हॉट लुक दे रहा था। चंदन को देखते ही अमर ने चिल्लाते हुए अपने आंख पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। चंदन की नजर जैसे ही अमर पर पड़ी, उसने कहा, तुम फिर से मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अमर ने कहा, वह मैं पार्सल देने आया था। चंदन ने कहा, घर के बाकी नौकर कहाँ हैं? अमर ने कहा, सर फिलहाल तो मैं ही था जो ले आया। तभी अमर को खुद पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा चंदन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अमर ने कहा, सर यह आप क्या कर रहे हैं? चंदन ने कहा, मैंने पहली बार किसी लड़के को दूसरे लड़के को देखकर शर्माते देखा है। तभी अमर ने जगते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। वह सादे पंजाबी विच एक कहावत बड़ी फेमस है कि
लड़का हो या लड़की, उन्हें बिना कपड़ों के देखना अच्छी बात नहीं है। तभी चंदन अमर की और करीब आ जाता है। चंदन की गर्म सांसों को अमर अपनी चेहरे पर साफ साफ महसूस कर सकता था। ना चाहते हुए दोनों की नजरियां आपस में टकरा जाती हैं। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी चंदन अपने मन में सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा ये चेहरा, यह मुझे उसकी याद क्यों दिलाता है? अमर के चेहरे पर चश्मा था। चश्मे के पीछे से अमर की आंखें एकटक चंदन को ही देखे जा रही थीं। चंदन की नजर अमर की आंखों से होते हुए उसके होठों पर जाकर रुक जाती है। अमर के होठ गुलाब की पंखुड़ियां के तरह थे। चंदन ने मन में सोचा, क्या ये लड़का लिपस्टिक यूज करता है? कहीं इसे कोई हार्मोन इश्यू नहीं है? कहीं ये नंबर? ये सोचते हुए चंदन अमर से दूर हो जाता है। सब्सक्राइब टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। चंदन के दूर होते ही अमर को जान में जान आ गई है और वह घूरते हुए चंदन को देखता है और मन में सोचता है, देखो तो कैसे नेवलों की तरह घूर रहा है। कहीं चंदन सर में हार्मोन इश्यू तो नहीं? क्या पता इन्हें लड़कियों में नहीं, लड़कों में इंटरेस्ट हो। ये ख्याल मन में आते ही अमर ने अपना सर जल्दी दाएं बाएं हिलाया और कहा, अमर पागल है क्या? कुछ भी सोच रहा है? तभी उसके कानों में चंदन की आवाज आई, तुमने पार्सल दे दिया, अब तुम जा सकते हो। अमर ने कहा, हाँ, तो रुकना भी कौन चाहता है? लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह बात चंदन के सामने कहे। अपने मन में ही खुद से बातें करते हुए अमर चंदन के रूम से बाहर निकल जाता है। चंदन ने पार्सल खोला तो उसमें उसे एक बॉक्स मिला। उसे बॉक्स को खोलने पर उसके अंदर एक लेटर था। चंदन ने उसे लेटर को खोला तो उसमें लिखा था, चंदन सिंघानिया, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो, जल्दी ही मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। मिस्टर एक्स लेटर पढ़ते ही चंदन की आंखों में खून उतर आता है और उसकी मुट्ठी काट जाती है। फिर चंदन नॉर्मल होते हुए चेहरे पर एक अडोरेबल स्माइल लिए चंदन कहता है, न्यू प्लेयर्स विल नो एंजॉय द गेम। आखिर अमर को देखकर चंदन को किसकी याद आ रही है? आखिर किसने भेजा है वह पार्सल? कैसा रहेगा चंदन और अमर का सफर? अमर चंदन के रूम से निकालकर अपने रूम में जाता है और रूम लॉक करके मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। अमर ने ब्लैक जीन्स, येलो टी शर्ट पहनना हुआ था, साथ ही सर पर येलो पगड़ी बांधी हुई थी और एक हाफ कट ग्रीन जैकेट अमर की येलो टी शर्ट पर अलग ही जच रहा था। अमर की आंखें बड़ी और गहरी काली थी जिस पर उसने ब्लैक फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। पतली छोटी प्यारी सी नाका जिसके नीचे अमल की पतली मूंछ थी, चेहरे पर कुछ 2 सेंटीमीटर की दादी थी। मिरर के सामने अपने अक्ष को देखते हुए अमर ने खुद के गाल को छुआ जो टमाटर की तरह लाल हो गई थी। अमर ने खुद से कहा, ये चंदन सिंघानिया भी हद ही इंसान है, पता नहीं क्यों मैंने इसकी केयरटेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। अब जब तक यह इंसान फिट होगा मुझे लगता है मुझे डॉक्टर और केयरटेकर की जरूरत पड़ जाएगी। तभी अमर के फोन पर कॉल आता है और रिंगटोन बजती है। मैं निकला गाड़ी लेके, रस्ते पर एक सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया हो एक मोड़। और तभी अमर ने कैल्पक करते हुए कहा, हे रुद्राज, कैसे याद किया? दूसरी ओर से एक लड़का जिसका नाम रुद्र था वह कुछ कहता है। उसके बाद अमर कहता है, ठीक है, मुझे कल 12 बजे अपने अड्डे पर मिल, उसके बाद वहीं से कॉलेज चलेंगे। ये बोलकर अमर अपनी सोच में डूबे एक बार फिर चंदन के रूम के बाहर पहुंच जाता है और धीमे आवाज में खुद से बात करते हुए कहता है, फिर से स्टोन हार्टेड डेविल से बात करनी होगी, पता नहीं कॉलेज जाने की परमिशन देगा या नहीं। फिर अमर लंबी सांस लेते हैं और अपनी आवाज में आक्रोश लाते हुए कहता है, मैं भी देखता हूं कि वह परमिशन कैसे नहीं देता है। अमर डोर लॉक करने जाता है, फिर रुक जाता है, नहीं, अगर मना कर दिया तो क्या करूं, जाओ या ना जाओ? अमर को ये बात समझ नहीं आ रही थी। अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि 2 काली आंखें उसे ही देख रही है। कुछ देर सोचने के बाद अमर कहता है, ये ठीक रहेगा, स्टोन पेपर सिजर से डिसाइड करूंगा कि अंदर जाना है या नहीं। तभी वह अपनी ही दोनों हाथों से गेम खेलने लगता है। अमर की दोनों हाथी कभी स्टोन शो करती तो कभी पेपर। ये सिलसिला कम से कम 6 से 7 मिनट चला। ये सिलसिला कुछ और देर चलता तभी अमर के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किसने दिया? क्योंकि जितना तुम्हारा दिमाग है उसके साथ तो लगता है SCHO बड़ी मुश्किल से पास किया होगा तुमने। अमर ने मोड़ के देखा तो उसके पीछे चंदन खड़ा था। अमर ने मन ही मन में कहा, यह इस डेविल ने मेरी सारी बात सुन तो नहीं ली। तभी अमर ने कहा, सर आप कब आए? चंदन ने कहा, जब तुम ये डिसाइड करने में लगे थे कि तुम्हें मेरे रूम में आना है या नहीं। दिल की बात सुनकर अमर ने एक गहरी सांस लिया, मतलब मैंने जो इसे डबल और स्टोन हॉटेड कहा इन्होंने नहीं सुना, अच्छा ही है, नहीं तो आज यही कब्र बन जाती मेरी। सही कहा तुमने, अच्छा है कि मैंने तुम्हारी सारी बात नहीं सुनी, जरूर बकवास ही कर होगा तुमने, चंदन ने कहा। अमर ने कहा, मानना पड़ेगा, लोग देवी ऐसे ही नहीं कहते हैं, इन्हें ये तो दिमाग की बात भी पढ़ना आता है, कहीं इन्हें कोई काला जादू तो नहीं आता? नाना मैं भी क्या उटपटांग सोचता रहता हूँ। तभी चंदन ने अपने दूर अपने किया और अपने रूम में जाते हुए कहा, अपना दिमाग मत चलाओ और अंदर आ जाओ। चंदन अपने रूम में सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखे किसी राजा की तरह बैठा था। उसके सामने चंदन किसी मुजरिम की तरह खड़ा लग रहा था। तभी चंदन के डोर पर नॉक होता है और चंदन कम इन कहता है। चंदन के बोलने के साथ ही कार्तिक रूम के अंदर आ जाता है। चंदन उसकी और अपनी नजर डालता है। चंदन का इशारा समझते हुए कार्तिक अमर के साइड में खड़ा हो जाता है। चंदन अमर से कहता है,
तो बताओ क्या कहना है तुम्हें, अमन ने बिना रुके कहना शुरू किया। वह मैं काफी दिनों से कॉलेज नहीं गया हूँ, जिसे स्टडी का काफी लॉस हुआ है और कुछ दिनों में असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्या मैं कल से अपने कॉलेज जा सकता हूँ? चंदन ने कहा ठीक है। अमर हैरानी से उसे देखने लगा। अमर ने मन ही मन सोचा, ये सेकंड हैंड यमराज इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएगा, मुझे लग नहीं था। अमर अभी खुश हो ही रहा था कि उसकी खुशी को तोड़ते हुए चंदन की आवाज आई, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। चंदन ने जैसे ही यह कहा, अमर ने मन ही मन सोचा, बस यही उम्मीद थी मुझे इस डेविल से। अमर ने कहा जी सर बताइए मुझे क्या करना होगा। चंदन ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है और तुम्हें अपनी स्टडी और लाइफस्टाइल को कंप्लीट करने के लिए पैसों की जरूरत है, और मेरी दादी तुम्हें मेरी थेरेपी के लिए अच्छी फी दे रहे हैं, राइट? देखो अमर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। मैं तुम्हें मेरे दादाजी से डबल पैसे दूंगा। तुम्हें मेरी फेक रिपोर्ट बना दो कि मैं कंप्लीट फिट हो गया हूं और मुझे किसी तरह की कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है। तभी अमर ने चिढ़ाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आई एम सॉरी टू से बट मैं आपका ये काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी पूजा है, मेरा भगवान है, और मैं अपने काम से गद्दारी नहीं करूंगा। और अभी आपकी ट्रीटमेंट के बस 1 वीक ही हुआ है। हाँ, आप अभी भारी रूप से ठीक लग रहे हैं, बट आपको इंटरनल नुकसान हुआ है। जिसने भी आप पर हमला किया था उसने बड़ी तैयारी के साथ साथ आप पर अटैक किया है, तभी तो आपको इतनी इंजरी हुई है। कार्तिक, जो कि अमर की बात सुन रहा था, उसका गला बुरी तरह से सूख गया था। कार्तिक में मन ही मन कहा, लगता है अमर का जिंदगी से जी भर गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। कार्तिक ने थूक घटकते हुए अपने मुंह पर उंगली रखकर अमर को इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, अभी चुप हो जा यार, क्यों सोए शैतान को उठा रहा है। लेकिन अमर तो अपनी दुनिया में बोले ही जा रहा था। तभी चंदन घर आते हुए उठा और उसने अमर की गर्दन दबोच ली और एरोगेंटली आंसर किया, व्हाट डू यू थिंक? मुझ पर हमला करने वाले नर्क से भी बुरी हालत में होंगे। अमर चंदन की हाथों में किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। जहां चंदन 23 साल का 6 फीट का हटाकट हैंडसम हक था, वही अमर 5-4 इंच का था। चंदन की पकड़ में आकर अमर को फील हुआ कि उसने क्या गलती कर दिया है। अमर ने भीगी स्वर में कहा, सो लीव मी, इट्स हर्टिंग। चंदन की लाल आंखें जब अमर की आंखों से मिली तो चंदन के अंदर उठा गुस्सा का सवाल एकदम से थम गया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। चंदन ने अमर को छोड़ दिया और कहा, चले जाओ यहां से। अमर ने जाते हुए कहा, वैसे सर, सादे पंजाबी विच एक कहावत बड़ी फेमस है कि इंसान को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गुस्सा इंसान के पतन का कारण बनता है। ये बोलकर अमर रूम से बाहर चला जाता है। कार्तिक ये सोचकर हैरान था कि अमर की इस बात पर चंदन कैसे रिएक्ट करेगा, पर कार्तिक ये देखकर हैरान था कि चंदन नॉर्मल होकर सोफे पर अपने अंदाज में बैठा था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और आंखें शांत थी। कार्तिक ने कहा, सर, अमर अभी आपको ठीक से नहीं जानता है, आपको उसकी बात ज्यादा मन करने की जरूरत नहीं है। चंदन ने अपनी का जाने वाली नजर जब कार्तिक पर डाली तो कार्तिक चुप हो गया। चंदन ने कहा, जहां तक मुझे पता है तुम अमर की तरफदारी करने तो नहीं आए थे यहाँ पर। कार्तिक ने अपना सर हमें हिलाया और चंदन के आगे डॉक्यूमेंट फाइल देते हुए कहा, सर, मैंने पता किया था उन लोगों के बारे में जिन्होंने हम पर अटैक करवाया था। उनमें से सभी को हमने पकड़ लिया था। बाद में उन्होंने अपने पास से कोई ये टैबलेट निकाली और उसे खा लिया। इसके बाद वह ऑन द स्पॉट मारे गए। जो इंसान आपके साथ फाइट कर रहा था उसे हम अपने सेकेंडरी में नहीं ले पाए, और जो पार्सल आपको मिला था मैंने उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई। वह पार्सल हमारे गार्ड को एक बच्ची ने दिया था और उसे बच्ची से बात करने पर हमें पता चला कि उसकी दादी ने उसे ऐसा करने को कहा था। उसकी दादी से बात करने पर पता चला कि कोई यह पार्सल उनके घर के बाहर रख के गया था। पार्सल के साथ एक नोट और कुछ पैसे थे। नोट में लिखा था कि यह पार्सल उसे लेडी को कैसे और किस तरह आप तक पहुंचना है। कार्तिक अपने बात कहकर चुप हो जाता है, पर चंदन अभी भी एक तक कार्तिक को ही देख रहा था। चंदन ने अपनी एक आईब्रो पर उठे जैसे पूछ रहा हूं कि कुछ और नहीं कहना है। तभी कार्तिक ने सोचा, क्या मैं कुछ बोल रहा हूं? तभी कार्तिक को कुछ याद आया और उसने कहा, हाँ सर, वह अपने जी मिस्टर एक्स का पता लगाने को कहा था, उसके बारे में तेज पता कर रहा है। कार्तिक चंदन सिंघानिया का राइट हैंड था जो चंदन के ऑफिशियल वर्क हैंडल करता था, तो वहीं दूसरी और तेज चंदन का लेफ्ट हैंड था जो चंदन के बाहरी मैटर हैंडल करता था। चंदन ने अपनी सरहा में हिलाया और एक का एक अपनी आंखें बंद कर कार्तिक समझ जाता है कि चंदन अभी कोई बात नहीं करना चाहता है और वह रूम से बाहर चला जाता है। शाम के 8 बजे बज रहे थे। चंदन के रूम में अंधेरा पसरा हुआ था। उसे अंधेरे में चंदन सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए आंख बंद करे बैठा हुआ था। वह किसी गहरी सोच में डूबा लग रहा था। खिड़की से चांद की चांदनी उसे कमरे में अपनी सफेदी बिखेर रहा था। चांद के उसे चांदनी में चंदन का चेहरा किसी राजकुमार की तरह चमक रहा था। चंदन की आंखों के सामने उसे समय का चित्र चल रहा था जब उसने अमर को अपने हाथों में दबोचा हुआ था। उसे समय जब चंदन ने अमर की आंखों में देखा तो अमर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। पता नहीं क्यों, पर जब चंदन ने अमर की आंखों में आंसू देख तो उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ, जिसके बाद चंदन ने अमर को जाने को कह दिया। दूसरी ओर अमर अपना रूम लॉक करके मिरर पास खड़ा था। अमर की आंखों में आंसू थी। अमन की जैकेट उतरी हुई थी। अमर में पहले अपना चश्मा उतार, फिर अपनी चेहरे पर मूंछों को हटाया, फिर दाढ़ी को। इसके बाद अमर ने अपने सिर के पगड़ी को हटा दिया, जिसके बाद काले बाल अमर के कमर पर लहराने लगे। फिर हमारे लिए अपने आंखों का कांटेक्ट लेंस हटाया और उसकी ब्राउन आंखें चमकने लगी।
उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानव सूरज की रोशनी उसकी आंखों में आंखें समा गई है। उसकी आंखें बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। अमर ने अपनी टी शर्ट उतरी। टी शर्ट नीचे अमर ने एक बॉडी वियर पहना हुआ था जिसमें उसके ब्रेस्ट को कवर किया हुआ था। अभी मिरर के सामने एक बेहद हसीन लड़की खड़ी थी। इसको एक झलक दे कोई भी उसके हुसैन का दीवाना हो जाए उसे। लड़की के गर्दन पर पंजों के निशान छपे हुए थे। लड़की ने हाथ में आंसू लेते हुए कहा, मिरर मैं देखते हुए कहा, कैसी हो पार्ची। जब पार्ची से अमर बनी तब लगा नहीं था इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। देखते ही देखते जी आपने पुरानी यादों में हो जाती है। फ्लैशबैक। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी HOSPITA जो कि मुंबई का नंबर 1 हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जमावड़ा लगा हुआ था। HOSPITA के एक प्राइवेट रूम के अंदर चंदन सिंघानिया अनकॉन्शियस हालत में लेटा हुआ था। करीब 15 से 20 डॉक्टर उसकी ऑपरेशन में लगे हुए थे। ICU के बाहर चंदन के फादर धीरज सिंघानिया और उनकी वाइफ मोनिका सिंघानिया, चंदन के दादाजी अशोक सिंघानिया परेशान हालत में बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर चिंता की बड़ी बड़ी लकीरें थी। तभी वहां पर कार्तिक और तेज भी आ जाते हैं। अशोक सिंघानिया कार्तिक और तेज से पूछते हैं, कैसे, आखिर कैसे हुआ ये सब, किसकी हिम्मत हुई सिंघानिया परिवार के ऊपर हाथ डालने की। कार्तिक ने कहा, बिजनेस मीटिंग के लिए हम लोग मुंबई से पुणे जा रहे थे। मुंबई हाईवे पर कुछ लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। हमारे लोगों ने भी उनका जन्म के सामना किया पर सामने वाले पार्टी के पास हाईटेक वेपन था जिस कारण वह हम पर भारी पड़ने लगे। उनके बॉस चंदन सर के साथ फाइट कर रहा था। कार्तिक को बीच में रोकते हुए धीरज सिंघानिया ने कहा, तुम ये बताओ कि चंदन की हालत इतनी खराब कैसे हुई जिसकी चंदन ने लड़ाई के कितने अलग अलग टेक्निक सीखा हुआ है। चंदन अकेले ही 30 लोगों का सामना कर सकता है। फिर उसकी यह हालत, सर हमारे सर का सामना जो इंसान कर रहा था उसकी फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी थी। इस बात से हम लोग भी बहुत हैरान थे। हम लोगों ने उनके गैंग के लोगों को तो पकड़ लिया लेकिन उनका बॉस भाग खड़ा हुआ। इस लड़ाई में जीत तो हमारे सर की हुई बट वह इसमें काफी घायल हो गए। सभी लोगों की बातें चल ही रही थी कि ICU रूम से डॉक्टर का काफिला बाहर आया। अशोक सिंघानिया और धीरज सिंघानिया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हमारा बेटा कैसा है। उन डॉक्टरों के हेड ने आगे आकर कहा, मिस्टर सिंघानिया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चंदन सर अब बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। हाँ उन्हें कुछ इंजरी हुई है तो हमें लगता है कि आपको उनके लिए एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रख लेना चाहिए जो उन्हें ट्रीटमेंट दे सके। उन्हें कम से कम 2 महीने ट्रीटमेंट लेना होगा ताकि वह कंप्लीट फिट हो सके। अपनी बात खत्म करके डॉक्टर वहां से चले गए। अशोक सिंघानिया ने धीरज सिंघानिया से कहा, धीरज मुझे लगता है तुम्हें चंदन को अभी देखकर चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जब चंदन होश में आए तो तुम्हें और मोनिका को देखकर पैनिक क्रिएट करें। मोनिका जो अभी तक चुपचाप बैठी थी अशोक सिंघानिया की बातें सुन धीरज के पास आगे बोली, धीरज आई थिंक दैट ठीक बोल रही है, हमें चंदन को अभी देखकर चलना चाहिए। धीरज ने मोनिका की बाद में हम ही मिलाए और चंदन को देखने के बाद मोनिका को लेकर वहां से चले गए। अशोक सिंघानिया ने तेज और कार्तिक को चंदन के पास रुकने के लिए कहा और खुद डॉक्टर से मिलने चले गए। डॉक्टर की केबिन में अशोक सिंघानिया अस्पताल के डायरेक्टर मोहन मल्होत्रा से बात कर रहे थे। मुझे आपकी हॉस्पिटल का बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए जो कि मेरे पोते को थेरेपी देने के साथ उसका सामना भी कर सके। आप तो चंदन का नेचर जानते ही हैं। मोहन मल्होत्रा ने कुछ सोचते देखा, सर जैसा आप बता रहे हैं वैसा एक नाम मेरे मन में है लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अशोक ने पूछा, प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम। मोहन ने कहा, सर वह अभी स्टूडेंट है और अपने फाइनल ईयर में स्टडी कर रही है। अशोक ने कहा, आप उसे बुलाएं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। कुछ समय बाद पार्ची अशोक और मोहन के सामने खड़ी थी। पार्ची ने अपनी मासूम और प्यार भरी आवाज में कहा, जी सर आपने मुझे बुलाया। मोहन ने सारी बात पार्ची को बताई। सारी बात सुनने के बाद पार्ची ने कहा, सर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ कैन आई हैंडल इट वेल। मोहन ने कहा, आई नो जिया बट वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। पार्ची ने कहा, व्हाट सर। मोहन ने कहा, चंदन सिंघानिया को किसी भी लड़की का अपने पास होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में तुम उन्हें थेरेपी कैसे दे पाओगी। पार्ची ने कहा, सर ये तो सच में सोचने वाली बात है। अब मैं अपना गेटअप चेंज करके तो जा नहीं सकते उनके सामने। तभी अशोक सिंघानिया की आवाज आई, गुड पार्ची, वेरी गुड, व्हाट आर आइडिया। तुम ऐसा ही करोगी, तुम एक लड़के का गेटअप बनाकर मेरे पोते चंदन को थेरेपी दोगी और तुम चिंता मत करो, आई विल मेक श्योर नो वन नोज अबाउट योर आइडेंटिटी। सर बट इसमें बहुत बड़ा रिस्क है और मैं ऐसी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती, पार्ची ने कहा। तभी मोहन मल्होत्रा ने पार्ची को समझाया, पार्ची देखो डॉक्टर होने के नाते हमारा काम है पेशेंट को ठीक करना और अगर एक छोटे झूठ से किसी पेशेंट की जिंदगी ठीक होती है तो झूठ धोखा नहीं है। अच्छियों ने कहा, लेकिन मैं उन्हें थेरेपी दूंगी कैसे। अशोक ने कहा, लड़का बन, तुम अपना गेटअप चेंज करना होगा, तुम चंदन के साथ अमर सिंह बन के जोगी। पार्ची ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़े करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, वॉट, सॉरी सर पर यह आप क्या करने को कह रहे हैं, मैं ये सब कैसे करूंगी। कुछ देर की बातों के बाद आखिरकार पार्ची मान जाती है। अमर सिंह बनने के लिए अशोक मोहन से कहते हैं, मोहन ध्यान रहे यह बात हम तीनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलने चाहिए। मोहन और पार्ची दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद अशोक सिंघानिया पार्ची से कहते हैं, पार्ची तुम कल से ही अपने काम पर लग जाना। पार्ची रहती है ऑक्सफोर्ड। फ्लैशबैक एंड
पार्ची वही मिरर के सामने बैठी रो रही थी। पार्ची ने कहा, चंदन सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए क्या तुम्हें थेरेपी देने आई हूँ? ऐसा नहीं है। अपने डॉक्टर के धर्म को कम को समझते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ। डॉक्टर का काम होता अपने पेशेंट को ठीक करना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है पेशेंट अगर तुम्हारे जैसा डेविल हो तो उसे मर जाने देना ही ठीक होगा। रोते हुए पार्ची की आंख लग जाती है और वह वहीं बैठे बैठे जमीन पर ही सो जाती है। दूसरी ओर चंदन अपनी आंखें खोलता है। आखिर क्यों? जब अमर को अपनी इतने पास देखता हूं तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। क्यों अमर की आंसू मुझ पर इतना इफेक्ट डालती है? तभी चंदन खड़ा होता है और अपनी खिड़की के पास जाकर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक फोटो शेयर कर रहा हूं, मुझे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। उसके बाद द फोन कट कर देता है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 3। आसमान में सूरज अपना प्रकाश फैला रहा है। पंछी दाने की तलाश में अपना घोंसला छोड़ उड़ान भर रहे हैं। हवा की ठंडी धोखे खिड़की से होते हुए अमर बने पार्ची के कमरे में हलचल मचा रही है। सूर्य के सुनहरे प्रकाश से पार्ची का चेहरा चमक रहा था। तभी पार्ची अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंख खोलती है। उसकी पलकें भरी थी और कल रात ज्यादा रोने के कारण उसका सर भारी महसूस हो रहा था। पार्ची उठकर बैठ जाती है। तभी कल की सारी बातें किसी मूवी रियल की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। पार्ची ने कहा, कल का दिन तो सच में बड़ा बेकार था। सच में एक नंबर का खड़ूस इंसान है। देवी है ये चंदन सिंघानिया। बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची को भी कोई डांटता है क्या? कल कितना सुनाया उसने मुझे। तभी पार्ची को ध्यान आया कि वह अपने असली रूप में बैठी हुई है। पार्ची ने कहा, अरे ये क्या, अगर किसी को मेरी असलियत पता चल गई तब तो कयामत आ जाएगी। पार्ची जल्दी से उठती है और वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। नीचे चंदन डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी अमर बनी पार्ची नीचे आती है और चंदन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। अमर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। चंदन कहता है, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद कॉलेज चले जाना। मैं कार्तिक को कह दूं, वह तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। अमर ने कहा, नो थैंक्स, मैं खुद चला जाऊंगा। चंदन ने कहा, एज यू विश। कार्तिक, जो चंदन के राइट साइड में खड़ा था, ये ड्रामा देख रहा था। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, मैं इतने साल से चंदन सर के साथ हूं, पर इनका ऐसा हृदय परिवर्तन मैं आज तक नहीं देखा। ब्रेकफास्ट के बाद अमर चंदन को फिजिकल थेरेपी देता है। लड़ाई के दौरान चंदन के रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे कुछ महीनों तक थेरेपी के लिए कहा था। इसीलिए अशोक ने पार्ची को अमर बनाकर चंदन को थेरेपी देने के लिए भेजा है। थेरेपी के बाद दी कंपनी के लिए निकल जाता है और अमर कॉलेज के लिए। एट अ नाइट क्लब इन यूएसए। रात के 11 बजे रहे थे। यूएसए एक फेमस नाइट क्लब के एक प्राइवेट रूम में कुछ 4 लड़के बैठे हुए थे। उनके सामने 5 से 6 लड़कियां डांस परफॉर्मेंस दे रही थी, या फिर यह कह सकते हैं कि उन लड़कों को रिझाने का काम कर रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की हाथ में वाइन का ग्लास लिए एक लड़के के पास आती है, जिसकी उम्र कुछ 23 साल होगी। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वह देखने में डीशिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। रवि की हाइट कुछ 6 फीट होगी। चौड़ी छाती, तने हुए कंधे, लंबा चेहरा, भूरी आंखें, घुंघराले बाल, पेनी नाक। कोई भी लड़की उसे एक बार देख ले तो उसे भुला ना सके ऐसा रूप। लड़की ने पहले उसे वाइन के गिलास से एक घुट खुद पिया, उसके बाद उसे ग्लास को चूमते हुए उसे लड़के के आगे कर दिया। उसे लड़के ने उसे शराब के गिलास को अपने हाथ में लिया और वो लड़की उसे लड़के की गोद में जाकर बैठ गई। बाकी के 3 लड़कों में से एक लड़के ने कहा, रवि भाई, शबाब ने शराब तैयार करके दिया है और इस शराब में तो शबाब की लबों का स्वाद भी है। जरा टेस्टिंग और हमें भी बता इसका स्वाद। ब्लैक 3 पीस सूट में बैठा लड़का रवि सक्सेना है, जो कि अमेरिका के बिजनेस टाइकून में से एक अर्जुन सक्सेना का बेटा है। बाकी के 3 लड़के रवि के दोस्त हैं, जिनका नाम जॉन, पाक और मनोज था। मनोज रवि का चाइल्डहुड फ्रेंड है, जबकि जॉन और पाक से रवि अमेरिका में ही मिला है। रवि ने कहा, अब शराब की क्या टेस्टिंग करना, जब हम शबाब को ही टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रवि उसे लड़की को लिप टू लिप किस करने लगा। वह बहुत क्रैसफुली उसे किस कर रहा था। उसे समय रवि की आंखों में हवा साफ देखा जा सकती थी। तभी मनोज की आवाज आती है, रवि, अर्जुन सर का कॉल है। अपने दादा का नाम सुनकर रवि उसे लड़की को दूर कर देता है और चुटकी बजा के सभी लड़कियों को जाने का इशारा करता है। सभी लड़कियों के जाने के बाद रवि जैसे ही अर्जुन सक्सेना कहते हैं, रवि तुम जहां कहीं पर भी हो जल्दी से घर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी ओर रवि के चेहरे पर एक साथ कई भावनाएं उमड़ती दिखती है। गुस्सा, नफरत, जलन, हैरानी, इन सभी के मिले जुले भाव रवि के चेहरे पर देखा जा सकता था। रवि के दोस्त जॉन ने कहा है, हे रवि, व्हाट्स द प्रॉब्लम बडी? रवि ने कहा, देयर इज नो प्रॉब्लम, दादा हैज कॉल्ड मी होम, आई हैव टू गो। घर जाने का बोलकर रवि और मनोज सक्सेना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। मुंबई में अमर एक कॉफी शॉप के अंदर जाता है। काउंटर पर एक लड़की जिसने येलो टॉप और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी और कॉफी का ऑर्डर कर रही थी। अमर उसे लड़की के पास जाते हुए बोलता है, ओ बेबी, यू लुकिंग सो हॉट। उसे लड़की ने खाने जाने वाली नजरों अमर पर डालते हुए कहा, तुमसे मतलब अपना काम करो। अमर ने कहा, अजी वही तो करने आया हूँ, क्यों ना एक कॉफी हो जाए, आप जैसी BAUTIFU कुड़ी दे नाल सदा भी दिन बन जाएगा। उसे लड़की ने भी इस टर्न में आंसर करते हुए कहा, पाजी तेनू शर्म नहीं आती, ऐसी गिरी हुई हरकत करती हूँ। आखिरी के शब्द उसे लड़की ने चबाते हुए कहा था।
तभी वहां एक 21 साल का लड़का आ जाता है, जो शायद उस लड़की का दोस्त था। वह लड़का कहता है, क्या हुआ पल्लवी? पल्लवी ने कहा, देखो ना, रुद्र इस सरदार को बदतमीजी कर रहा है। रुद्र ने देखा तो उसके सामने 18 साल का एक लड़का खड़ा था। रुद्र ने कहा, क्यों पाजी, क्या दिक्कत है? अमन ने कहा, अजी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मैडम से कॉफी के लिए पूछ रहा हूँ, और यह पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो रही है। बस तभी पल्लवी ने कहा, रुक जा, अभी पिलाती हूँ तुझे कॉफी। और पल्लवी ने कॉफी कप उठाया और अमर की ओर फेंक दिया। अमर मौका देखते ही साइड हो गया, और पूरी कॉफी उसके पीछे खड़े एक 30-35 साल के आदमी पर जा गिरती है। उसे आदमी के सर पर बाल नहीं थे, वह टकला था, और उसके टकले पर कॉफी अलग ही चमक रही थी। उसे आदमी को देखकर अमर रोज और पल्लवी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। उसे कॉफी शॉप में बैठे सभी लोग उसे आदमी को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हंसने लगते हैं। वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम बदतमीज बच्चे, इधर आओ। तभी अमर रुद्र और पल्लवी का हाथ पकड़ता है और उसे कॉफी शॉप से भागते हुए बाहर निकल आता है। वह तीनों मेडिकल कॉलेज के गेट पर आंखें रुकते हैं और गहरी सांस लेने लगते हैं। पल्लवी ने हंसते हुए कहा, ये सब इस सरदार की वजह से हुआ है। अमर ने भी हंसते हुए कहा, तो मैंने तुम्हें कॉफी पीने को कहा था। पल्लवी ने कहा, तेरे कॉफी का भूत अभी तक नहीं उतरता, रुक, तेरा भूत तो मैं निकालती हूँ। तभी अमर ने कहा, अरे मेरी झांसी की रानी, बस शांत हो जा यार, यह मैं हूँ। गाइज इट्स मी जीएस। पार्ची ने यह बात अपनी सामान्य आवाज में कही थी। पार्ची की यह बात सुनने के बाद पल्लवी और रुद्र हैरानी से अमरबानी पार्ची को देखने लगते हैं। रुद्र अमर को घूरते हुए कहता है, पार्ची क्या ये तू? पार्ची रहती है बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती करो, पर हाँ मैं ही हूँ। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। तभी पल्लवी ने पार्ची का हाथ पकड़ते हुए कहा, पार्ची, क्या तेरा टेस्ट भी रुद्र की तरह बिगड़ गया है? कहीं तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट तो नहीं होने लगा है, इसलिए तूने ये लड़कों वाला गेटअप ले रखा है। दरअसल रुद्र एक है जिसे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। और पार्ची का यह अमर रूप देखकर पल्लवी को ऐसा लगा कि पार्ची को भी रुद्र वाली प्रॉब्लम हो गई है। रुद्रा ने पल्लवी को एक नजर देखा और फिर पार्ची को देखते हुए कहा, पार्ची यह सब क्या है? ये तूने क्या हुलिया बना रखा है? कुछ बताने का कष्ट करेगी भी या नहीं? पहले तो तू एक हफ्ते से गायब है और आज आई भी है तो इस तरह से। पार्ची ने कहा, एक काम करते हैं, कॉलेज कैंटीन में चलते हैं, वही चल के तुम्हें सुनती हूँ अपनी दास्तान। तीनों लोग कॉलेज कैंटीन के लिए चले जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी। एक 25 मंजिला इमारत जिसके ऊपर सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था। मीटिंग रूम के दोनों तरफ 20-20 लोग बैठे हुए थे। उनके बीच में चंदन किसी साम्राज्य के राजा की तरह बैठा हुआ था, और चंदन के ठीक सामने एक आदमी खड़े होकर आने वाले प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहा था। तभी चंदन ने कहा, ओक ऑल राइट कार्तिक, बाकी की फॉर्मेलिटी तुम देख लेना। ये कहकर चंदन वाहन बाहर निकाला। वहां पर बैठे बाकी लोगों के एक लंबी सांस ली। उन लोगों में से बैठे एक आदमी ने कहा, मानना पड़ेगा, सिंघानिया परिवार को सब एक से बढ़कर एक है। पहले हमारे प्रेसिडेंट अशोक सिंघानिया, उसके बाद राजेश सिंघानिया, और अब यह उनका बेटा चंदन सिंघानिया। दूसरे आदमी उम्र दराज व्यक्ति ने कहा, अरे अशोक और राजेश तो फिर भी ठीक थे, लेकिन चंदन को देखा है तुमने, इसका तो औरा ही अलग है। जब तक सामने रहता है किसी यमराज की तरह लगता है। तभी पहले व्यक्ति ने कहा, लेकिन एक बात तो है, चंदन ने काफी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आखिर उम्र ही कितनी है उसकी? 23 साल। इस उम्र में ही वह 3 बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नाम कर चुका है। सीईओ के रूम में चंदन गिलास विंडो के सामने खड़ा था। उसके हाथ में रेड वाइन का एक गिलास था। चंदन के विंडो से बाहर मुंबई शहर था, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई शहर जितना लोगों को देता है, कहा जाता है, उससे कई गुना ज्यादा वह वसूल भी कर लेता है। वाइन लिए चंदन की नजर एक मेडिकल कॉलेज पर जाती है, जो हल्का धुंधला सा नजर पड़ रहा था। तभी वह कहता है, अमर शायद इसी कॉलेज में है। हाँ, यही तो कॉलेज अमर का। तभी चंदन के सामने अमर की छवि उभरने लगती है। चंदन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे दिखता है अमर। जब अमर चंदन से बहस करता है, अमर का हंसना, चंदन का उसके करीब जाना और अमर की आंसुओं से भीगी आंखों, ये याद करते ही चंदन अपनी आंखें झटके से आंखें खोलते हुए कहता है, ये सब क्या है कि अमर मेरे ख्यालों से छाता क्यों नहीं है? क्या मेरे मन में अमर के लिए मेरे मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है? या फिर मेरे दिल में? नहीं, मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और मैं दूसरों को नफरत ही दे सकता हूँ। ये कहते हुए चंदन अपने हाथ का मुक्का बनाकर ग्लास विंडो पर मरता है, जिससे विंडो पर एक स्क्रैच आ जाता है और चंदन के हाथों से खून बहने लगता है। जोर से चीखने की आवाज आती है, क्या यह नहीं हो सकता? क्या ये सच है? या फिर तुम हमसे कोई मजाक कर रही हो? ये चिल्लाने की आवाज पल्लवी की थी। पल्लवी की आवाज सुनकर कैंटीन के सभी स्टूडेंट पल्लवी को और उसके साथ बैठे रुद्र और अमर को अजीब नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन पल्लवी को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह अभी भी उसी अंदाज में बोली, पार्ची बताओ ना जल्दी, तू सच बोल रही है ना? ये कोई मजाक तो नहीं? कहीं तो मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बना रही? पार्ची पल्लवी को अपने पार्ची से अमर बनने की बात बताई थी, जिसके बाद पल्लवी का ये हाल हुआ था। पार्ची ने चीरते हुए पल्लवी से कहा, यार पल्लवी, तू पागल हो गई है क्या?
तुझे कहाँ से लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, और जुलाई के महीने में अप्रैल फूल कौन बनाता है, मैं तो नहीं बनती, और जरा आराम से बात कर दे, कैंटीन में सब लोग हमें देख रहे हैं, और भूल मत मैं तेरे सामने अमर बैंक बैठा हूँ, तो पार्ची पार्ची मत कर। पल्लवी ने कहा यार यह सब तो मुझे किसी नॉवल राइटिंग की तरह लग रहा है। पार्ची टू द ग्रेट चंदन सिंघानिया की फिजियोथेरेपिस्ट है, अनबिलीवेबल। और पार्ची ने अजीब सा मुंह बनाते हुए एक मजाकिया टन में कहा तुझे कहां से यकीन दिलाओ, जब मुझे ही अभी तक यकीन नहीं हुआ है। तभी रुद्र ने पार्ची से पूछा पार्ची एक बात बता, क्या वह सच में पास बहुत ज्यादा हैंडसम है? चंदन सिंघानिया को लो प्रोफाइल रखना पसंद है, इसीलिए मीडिया या कहीं और उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या तू हमें बताएगी वह कैसे रहता है, कैसे बोलता है, क्या खाता है, कब सोता है, और कैसे सोता है? और तभी पार्ची ने चीरते हुए अपनी आवाज में तेजी लाते हुए कहा और यह भी बता देता हूँ कि किसके साथ सोता है। रुद्र तू पागल हो गया क्या पूछ रहा है? पर रुद्र अपनी भावनाओं के समुद्र में ऐसे गोते लगा रहा था कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि वह क्या बोल रहा था। रुद्र बस अपने अंदर आए सवालों के तूफान को पार्ची के ऊपर छोड़ देना चाहता था। तभी पल्लवी ने कहा यार तू रुद्र पर इतना छेड़ मत, तुझे नहीं पता क्या कि चंदन सिंघानिया हमारे रुद्र का क्रश है। पार्ची ने अपने भवों को ऊपर उठाते हुए कहा रुद्रा, और तूने पहले तो कभी नहीं बताया मुझे इस बारे में। पल्लवी ने कहा कैसे बताता, अभी 2 दिन पहले ही तो हमारे रुद्र चंदन सिंघानिया पर आया है, जब चंदन की फोटो बिजनेसमैन नंबर 1 के मैगजीन पर फ्रंट पेज पर छपी थी। यार जब से चंदन सिंघानिया कौन है लोगों को पता चला है ना, लड़कियां तो पागल ही हो गई है यार, कितना क्यूट है, जस्ट लाइक अ चॉकलेट बॉय, हर लड़की के सपनों का राजकुमार है वह तो। पार्ची ने अजीब समूह बनते हुए हल्की आवाज में कहा का अच्छा उसे बिजनेसमैन नंबर 1 का अवार्ड भी मिला है। पल्लवी ने कहा हाँ तुझे नहीं पता और तेरे को पता है, यह अवार्ड उन्हें तीसरी बार मिल रहा है। लोगों को लगा था इस बार भी उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन देखो इस बार तो उनकी फोटो छप गई। ये कहते हुए पल्लवी ने अपनी फोन में चंदन की फोटो निकाली और पार्ची की और कर दिया। चंदन ने ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था और चंदन देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। कुछ समय के लिए मानो पार्ची कहीं खोसी गई। तभी पल्लवी ने पार्ची को हिलाते हुए कहा बस कर, और फोटो देखकर ही आहे भरेगी क्या, तुझे तो वैसे ही रोज उनके दर्शन होते होंगे। यू आर सो लक, मुझे तो अब तुझसे जेलसी। तभी पार्ची जैसे सपनों से जागी हो। पार्ची ने कहा वह भी मुझसे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा वह सपनों का राजकुमार और रुद्र तुम्हारा वह क्रश एक नंबर का देवी है। देवी उसके दिल में ना प्यार नाम की जगह नहीं है और लोगों से बात करने का तो ढंग ही नहीं है, उसे एनाकोंडा कहीं का। पल्लवी और रुद्र पार्ची के मुंह से चंदन के बारे में ऐसी बातें सुनकर हैरान थे। पल्लवी ने कहा हाँ यार, वैसे तेज सिंघानिया के गुस्से के बारे में तो पूरा मुंबई जानता है और वह कितने पावरफुल है ये भी रुद्र ने कहा। और नहीं तो क्या, चंदन सिंघानिया की पकड़ न केवल मुंबई पर है बल्कि इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में भी चंदन सिंघानिया का दबदबा है। पार्ची का अब धैर्य जवाब दे चुका था। रुद्र और पल्लवी पिछले 1 घंटे से चंदन की तारीफों के पुल बांधने में लगे थे। पार्ची ने कहा पता नहीं इन दोनों की चंदन चालीसा तो खत्म होने से रहा, पता नहीं सब लोगों को क्या ही इंटरेस्ट है उसे सेकंड हैंड यमराज में। हाँ अभी उसका देवी रूप नहीं देखा ना इन लोगों ने, जिस दिन देख लेंगे अपना चंदन पुराण बंद कर देंगे। पार्ची ने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा तुम लोग एक काम करो, उसे चंदन सिंघानिया पर ना एक बायोग्राफी लिख दो, मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। ये बोलकर पार्ची कैंटीन से बाहर जाने लगी। रुद्र और पल्लवी भी उसके पीछे जाते हुए कहा और पार्ची सुन तो, तू भी बिना बात का गुस्सा कर रही है, और अब वह है इतना पोवेफर इतना ग्रेसफुली है, अब हम क्या करें तू ही बता। तभी पार्ची ने कहा वह कहावत तो तुम लोगों ने सुनी होगी कि शेर को भी सवा शेर मिल जाता है, तो होगा कहीं पर कोई जो इस चंदन सिंघानिया को इसके बराबरी की टक्कर दे सके। तभी रुद्र और पल्लवी ने झट से कहा। रुद्र ने कहा हो ही नहीं सकता, पल्लवी ने कहा सवाल ही नहीं उठाता, सिंघानिया परिवार इतना पावरफुल है, आखिर कौन होगा जो अपना पर खुद जाकर कुल्हाड़ी पर मारेगा। पार्ची ने कहा यू गाइस वेट एंड वॉच, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं कोई तो होगा ही। और पार्ची के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। अमेरिका में सक्सेना मैंशन में एक आलीशान कुर्सी पर एक अंधेर उम्र का आदमी किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके हाथ में सुलगता ब्रांडेड सिगरेट थी। उस आदमी के चेहरे से उसकी रईसी का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसके सामने रवि अपने दोस्त मनोज के साथ खड़ा था। रवि ने कहा दादा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह चंदन सिंघानिया हर बार कैसे बच जाता है। अर्जुन सिंघानिया ने कहा वैसे मौत के मुंह से बच के रहना कोई नई बात नहीं है, सिंघानिया के लिए उसे चंदन के बाप धीरज को भी मैंने मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, लेकिन उसकी किस्मत थी कि वह बच निकला और मुझे इंडिया से अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार हमारे पास शतरंज का वह प्यादा है जो शतरंज के इस खेल को बदल के रख देगा। ये बोलकर अर्जुन सक्सेना किसी पागल की तरह हंसने लगते हैं। रवि ने कहा डेट, ये खेल कभी भी बदल सकता है और मैं नहीं चाहता कि इस बार कुछ भी ऐसा हो जो हमारे खिलाफ हो। मुझे लगता है मुझे उसकी मदद करने के लिए इंडिया जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा बहुत अच्छे, पहली बार तुमने काम की बात करी है, नहीं तो हर समय बस अपने अयाश दोस्तों के साथ यशी करते रहते हो। अर्जुन सिंघानिया ने अपने आवाज में दुनिया भर के गुरूर को बढ़ाते हुए कहा जो रवि और उसे सिंघानिया को बर्बाद कर दो। मनोज तुम भी रवि के साथ जाओ और उसी रात रवि और मनोज इंडिया के लिए निकल जाओ और उसी रात रवि और अर्जुन इंडिया के लिए निकल जाते हैं। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी।
न्यू एपिसोड 4। मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड होती है जिसके अंदर से काले कपड़े पहने कुछ बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। उसके बाद प्लेन की गेट पर रवि दिखाई देता है जिसके दोनों साइड कमसिन हसीनाएं खड़ी थी। रवि अमेरिका में ही पैदा हुआ और पाल बढ़ा था, इसलिए उसे इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन वह यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर सके और अपनी दुश्मनों से बदला ले सके, इसकी तैयारी वह करके आया था। रवि के पीछे ही मनोज कुछ बॉडीगार्ड के साथ आ रहा था। रवि रुका और उसने मनोज के पास जाकर कहा, मनोज आखिर हमारे आने की खुशी में हमारे दुश्मनों को तोहफा तो जाना ही चाहिए। मनोज चंदन का इशारा समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी और सिंघानिया ग्रुप का कंपनी के एग्जिट दूर पर गार्ड का काफिला खड़ा था जिसके बीच में से होते हुए चंदन आ रहा था। चंदन के राइट और लेफ्ट साइड पर कार्तिक और तेज चंदन को करते हुए उसके पीछे आ रहे थे। चंदन अपने कार के पास पहुंचने ही वाला था कि कुछ दूरी पर ही एक धमाके की जोरदार आवाज आती है। इस आवाज के साथ ही चंदन की कार में बैठने वाला था वह ब्लास्ट हो जाती है। तेज अपना सर हाँ में हिलाते हुए चला जाता है। कार्तिक कहता है, सर मैं दूसरी का मानता हूँ। दूसरी और रवि जब अपने कार में बैठ रहा था तब मनोज ने रवि से आकर कहा, रवि काम हो गया है। रवि ने एक सार्कास्टिक स्माइल पास करी और अपने विला के लिए निकल गया। यहाँ पार्ची को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पार्ची आपने अमर वाले गेटअप में बैठी हुई थी और उसे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। जब तक पार्ची का काम पूरा ना हो जाए तब तक वह चंदन की नजर में नहीं आ सकती है, इसीलिए वह अपनी रियल आइडेंटिटी में फ्रीली नहीं घूम सकती। तभी पार्ची के बगल में बैठी पल्लवी जमाई लेते हुए कहती है, यार आज की क्लास में इतनी नींद क्यों आ रही है। तभी पार्ची कहती है, मिस पल्लवी वैसे आपको किस क्लास में नींद नहीं आती है। पल्लवी ने झट से कहा का कोर्स एक्सपेरिमेंट क्लास के टाइम में बोलकर पल्लवी के चेहरे पर एक अडोरेबल आ जाती है। तभी लेक्चर दे रहे प्रोफेसर की आवाज क्लास में गूंजती है, क्या मैं यहाँ पर कोई जोक सुना रहा हूँ जो तुम हंस रहे हो, स्टैंड अप। टीचर का इतना कहना ही था कि क्लास के दो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। ये दो और कोई नहीं बल्कि पल्लवी और रुद्रा थे। प्रोफेसर ने कहा, पल्लवी तुम क्यों खड़ी हो गई, क्या तुम भी हंस रही थी। तभी पल्लवी को एहसास हुआ कि प्रोफेसर ने उसे स्माइल करते हुए नहीं देखा और वह उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तभी पल्लवी ने कहा, नहीं सर, वह मैं आपकी बातों को इतनी ध्यान से सुन रही थी ना कि अपने जैसे ही स्टैंड अप बोला मैं खड़ी हो गई। पार्ची पल्लवी के इस झूठ को देखकर हैरान नहीं थी, उसे पता था कि पल्लवी को बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है। प्रोफेसर जिनका नाम चिंतामणि था उन्होंने पल्लवी को बैठने का इशारा किया और रुद्र से कहा, रुद्र आखिर तुम किस लिए स्माइल कर रहे थे, क्या मैं यहाँ पर कोई जोक सुना रहा हूँ। तभी रुद्र ने अपने हाथ में पड़े फोन को चुपचाप जेब में से रखते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। वह सर मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। प्रोफेसर ने कहा, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर मेरी क्लास में आने की तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, साइड डाउन। क्लास ओवर होने के बाद कॉरिडोर में रुद्र, पल्लवी और पार्ची साथ में आ रहे थे। पार्ची ने रुद्र से कहा, रोज जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं तुम तो क्लास में बहुत सीरियस रहते हो, तो फिर आज इससे पहले पार्ची कुछ कहती। रुद्र ने अपने फोन में खुली पिक्चर पार्ची को दिखाते हुए कहा, पार्ची जब से चंदन सिंघानिया को देखा है तब से मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तभी पल्लवी ने कहा, रुद्रा देख तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू अपनी जीजू पर डोरे डाले। तभी रुद्र ने कहा, जीजू। पल्लवी ने कहा, यस ही इज जस्ट माइन। पार्ची ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा और मन ही मन सोचा, ये सब पर चंदन का क्या ही भूत चढ़ा है, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों एनाकोंडा में ऐसी कौन सी बात है। तभी पार्ची का कॉल रिंग करता है और रिंगटोन बजता है। मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पर वह सड़क बीच एक मोड़ आया और पार्ची कॉल पिक कर लेती है। कॉल पर मीठी और चुलबुली सी आवाज आती है, और डार्लिंग कैसी है। उसे लड़की ने अपनी आवाज में मासूमियत और गुस्सा भरते हुए कहा, तुझे मेरी याद नहीं आती, तूने कितने टाइम से मुझे कॉल नहीं किया। उसे लड़की की आवाज में इतनी मासूमियत थी जो उसके गुस्से को दबा रही थी। इस और पार्ची ने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, निधि कैसी है तू, और भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। निधि ने कहा, हाँ हाँ वह तो देख ही रहा है, तभी तो बड़े कॉल पर कॉल आ रहे थे। पार्ची ने कहा, निधि बस पूछ मत, यहाँ पर बस थोड़ा काम में उलझी हुई हूँ, तू बता अमेरिका में सब कुछ कैसा है। निधि ने कहा, यहाँ तो सब ठीक है, तू बता तेरी मेडिकल की स्टडी कैसी चल रही है। पार्ची ने कहा, लास्ट ईयर है, कंप्लीट होने वाला है। निधि ने कहा, लेकिन तू अपनी मेडिकल स्टडी यहाँ अमेरिका से भी तो कंप्लीट कर सकती थी, तो फिर इंडिया ही क्यों। पार्ची ने कहा, है था कोई कारण, बताऊंगी कभी तुझे। तभी निधि की साइड से किसी की आवाज सुनाई देती है, निधि यह क्या कर रही हो, ये लड़की बिना हर टाइम बस फोन चलाती रहती है। आवाज आते ही निधि ने कहा, OMG मॉम हर टाइम बहुत डिस्टर्ब करती है सच में। पार्ची ने कहा, निधि ऐसा नहीं कहते, वह तुम्हारी मम्मी है और वह जो भी कहती है तुम्हारी अच्छे के लिए कहती है। अच्छा मैं भी अभी कॉलेज में, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। निधि ने कहा, ऑफ बाय डार्लिंग। चंदन को पता चल गया था कि वह ब्लास्ट किसने करवाया था। तभी चंदन का फोन रिंग होता है और कॉल पर एक अननोन नंबर देखकर चंदन सार्कास्टिक स्माइल करते हैं और कॉल पिक कर लेता है। कॉल पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह इंसान हंसते हुए कहता है, और चंदन सिंघानिया कैसा लगा मेरा तोहफा। चंदन ने कहा, रवि सक्सेना तुम सक्सेना परिवार की आदत है क्या पीठ पीछे और छुप के वार करने की।
चंदन का ये टोन सुनकर रवि के तन बदन में आग लग जाती है। रवि सक्सेना आक्रोश भरे लहजे में कहता है, चंदन सिंघानिया अपने दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब तेरी मौत आ चुकी है। चंदन ने कहा, आज तक इस धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो चंदन सिंघानिया को हाथ लगा सके। तभी रवि जो अपने विला में एंटर करने वाला था, तभी उसके विला में एक बड़ा बम ब्लास्ट होता है। उसे ब्लास्ट के झटके से रवि कुछ दूर जाकर गिरता है। खुशकिस्मती से रवि को ज्यादा छोटे न लगकर बस कुछ खरोंचे आई थी। फोन से चंदन की एरोजेंट आवाज आती है, वेलकम टू द मुंबई मिस्टर रवि सक्सेना। रवि के फोन की हालत खस्ता हो गई थी। चंदन ने अपनी बात जैसे ही कंप्लीट करी और कॉल कट कर उसके साथ फोन भी पूरी तरह से बंद पड़ गया। फोन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रवि के फोन को भी चंदन का खौफ हो, इसीलिए जब तक चंदन की बात पूरी नहीं हुई थी वह चल रहा था और चंदन की बात खत्म होते ही वह फोन भी बंद हो गया। मनोज रवि को अपना सहारा देकर उठना है। रवि ने मनोज से कहा, मनोज मिस्टर एक्स के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो अभी। मनोज ने जी जागते हुए रवि से कहा, रवि देख, मुझे नहीं लगता कि हमें मिस्टर एक्स के साथ मीटिंग मुंबई में करना चाहिए। हम सभी यह बात अच्छे से जानते हैं कि यह मुंबई चंदन का इलाका है। यहाँ पर हवाई भी बिना चंदन से पूछे रुक नहीं मुड़ती है, तो अच्छा यही होगा कि हम मुंबई से बाहर कहीं मिस्टर एक्स के साथ मीटिंग करें। रवि ने मनोज के बाद में हामी भरते हुए कहा, तो ठीक है, मिस्टर एक्स से बात करो और पूछो कि कहाँ मीटिंग करना ठीक रहेगा, वह तुम्हें खुद ही बता देगा मीटिंग के बारे में, और हमारे रहने का इंतजाम करो। 1 घंटे के अंदर मनोज ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गया। पार्ची ने अभी निधि का कॉल कट ही किया था कि उसे एक और कॉल आती है। कॉल अटेंड करने के बाद पार्ची के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट और संतोष ने जगह ले ली थी। जाने का, ठीक है, मैं भी आता हूँ। पार्ची ने पीछे मुड़कर पल्लवी और रुद्र को देखा जो अभी भी चंदन को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। पार्ची ने एक नजर उन पर डाली और कहा, कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा, और कॉलेज से निकल गई। रुद्र और पल्लवी हैरान थे कि अचानक से यह क्या हुआ। पार्ची ने टैक्सी रोकी और कहा, भैया न्यू पैलेस ले चलो। वह ड्राइवर न्यू पैलेस का नाम सुनकर हैरान था। उसने फिर से पूछा, मैडम आपने कौन सी जगह कहा? पार्ची ने चीरते हुए कहा, भैया न्यू पैलेस जाना है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। टैक्सी वाले ने हमें सिर हिलाया और न्यू पैलेस के इसलिए निकल गया, और न्यू पैलेस कोई नहीं, वह जगह थी जहां पर चंदन सिंघानिया रहता था। चंदन सिंघानिया अपने परिवार के साथ सिंघानिया मैंशन में न रहकर न्यू पैलेस में रहता था, जो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। चंदन अपने पैलेस में सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। तभी दरवाजे से पार्ची अमर के गेटअप में हफ्ते हुए दाखिल होती है और चंदन के एकदम करीब जाकर उसके शरीर पर इधर उधर अपने हाथों से छूते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अमर जब चंदन को छू रहा था तो अमर की छुअन से चंदन के शरीर में एक अलग ही झुर्री सी उठ रही थी। चंदन ने झटके से अमर को दूर किया और उससे पूछा, यह क्या बदतमीजी है? सीधे खड़े रहो। अमर ने सीधे खड़े होकर गहरी सांस भरी और नॉर्मल होने के बाद कहा, मुझे पता चला कि आपके घर में बम ब्लास्ट हुआ है। मेरी तो सुन क्या हालत ही खराब हो गई थी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ आ गया देखने के लिए, लेकिन आप तो बिल्कुल चंगे भले दिख रहे हैं। तो फिर जो खबर मैंने देखी थी वह झूठी थी क्या? तभी चंदन ने तेजी लाते हुए पूछा, खबर? कैसी खबर? अमर तभी जो करना हो गया वह नहीं बता सकता कि उसे यह इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। अमर ने अपने फोन में एक न्यूज आर्टिकल को ओपन किया और चंदन को दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चंदन ने अमर के हाथ से उसका फोन छीना और उसे आर्टिकल को दिखा। आर्टिकल में बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ था, सिंघानिया ग्रुप का कंपनी के सीईओ चंदन सिंघानिया के ऊपर हुआ हमला, कंपनी के बाहर चंदन सिंघानिया की कार में हुआ बड़ा बम ब्लास्ट। आर्टिकल देख चंदन ने अपनी खा जाने वाली नजर कार्तिक के ऊपर डाली। कार्तिक और असहज होते हुए बोला, सर लगता है किसी रिपोर्टर ने कंपनी के बाहर यह सब होते हुए देख लिया होगा। और फिर तभी कार्तिक की बात को बीच में रोकते हुए चंदन ने कहा, कार्तिक मुझे लगता है तुम्हें एक लंबे वेकेशन की जरूरत है। कार्तिक चंदन की बात समझते हुए बोला, सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए, मैं अभी इस आर्टिकल को इरेज करवाता हूं और देखता हूं कि किसी रिपोर्टर ने यह आर्टिकल छप है। ये कहकर कार्तिक आनंद आनंद में पैलेस से निकल जाता है। अब पैलेस में सिर्फ कुछ नौकर थे जो अपने काम में लगे थे और अमर और चंदन एक दूसरे के आमने सामने थे। उन दोनों के बीच एक अलग शांति पसरी हुई थी जो दोनों को ही एक अजब एहसास दे रही थी। तभी अमर ने शांति को भंग करते हुए कहा, देखकर अच्छा लगा कि आप ठीक है। फिर अमर ने मजाकिया लेज में कहा, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाता। तभी अमर ने देखा कि चंदन अमर को अजीब निगाहों से देख रहा है और सहज होते हुए अमर ने कहा, चलिए मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। चंदन कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से बस वो शब्द निकला है। एक 7 स्टार होटल के लग्जरियस कमरे में धीमी मध्य रोशनी में एक लड़का एक लड़की के साथ बिस्तर पर अटखेलियां लगाने में लगा हुआ था। वह दोनों प्यार के समुद्र में गोते लगा रहे थे कि तभी कमरे में फोन के रिंग करने की आवाज आती है। तभी वह लड़का चीरते हुए कहता है, कौन है जो मेरे हसीन पलों में रंग में भंग डालने में लगा हुआ है? वह लड़का देखा है तो फोन के स्क्रीन पर मनोज नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाया तो दूसरी ओर से मनोज ने कहा, रवि मिस्टर एक मीटिंग के लिए मान गए हैं, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूं, तू वहां पहुंचा। रवि जल्दी से बिस्तर से उठता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। वह लड़की अपनी आवाज में दुनिया भर की अदाएं समेटे रहती है, डार्लिंग वेयर आर यू गोइंग?
रवि ने कहा बेबी डोली हैव टू गो फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, पर तुम चिंता मत करो, हम ये गेम फिर स्टार्ट करेंगे। ये कहकर रवि बाहर निकल जाता है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 5। आधी रात को मुंबई से कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर एक खंडहर के बाहर 5 से 6 लग्जरी कार्स आकर रुकती है, जिसके अंदर से पहले कुछ गॉड्स बाहर आते हैं। उसके बाद मनोज और रवि बाहर निकलते हैं। रवि उस खंडहर जैसी जगह को देखकर बोलता है, तुम्हें पक्का है कि मिस्टर एक्स ने हमें यही बुलाया है? मनोज कहता है, पक्की जानकारी है, तुम चलो मेरे साथ। मनोज सबको खंडहर के अंदर लेकर जाता है। खंडहर की हालत बाहर से जितनी बुरी थी, अंदर से उतनी ही ज्यादा खस्ता हालत में थी। मनोज खंडहर के अंदर सीढ़ी के पास जाता है और खंभे के पीछे एक बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद सीढ़ी के बगल से एक गुप्त रास्ता खुलता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जब सब लोग उसे गुप्त रास्ते से होते हुए अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक हाल नुमा कैमरा था, जिसके अंदर मंद रोशनी फैली हुई थी। कमरे के आगे जाकर बीचों बीच एक टेबल रखा था, उसे टेबल के आमने सामने आलीशान सोफे रखे हुए थे। रवि मनोज के साथ जाकर एक साइड के सोफे पर बैठ जाता है और उनके साथ आए उनके गार्ड पूरे कमरे को चारों ओर से घर कर खड़े हो जाते हैं। रवि को इंतजार करते हुए 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया था। रवि ने चढ़ते हुए मनोज से कहा, मनोज वह आ जाएगा भी या नहीं? तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक परछाई नजर आती है। उसे परछाई को देखकर रवि और मनोज के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वह परछाई उसे अंधेरी रात से भी ज्यादा अंधेरे से ढकी हुई लग रही थी। उसे परछाई ने खुद को काले लबादे से ढका हुआ था। उसे परछाई के शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित नहीं हो रहा था सिवाय उसकी आंखों के। उसे कमरे की रोशनी में उसे परछाई की 2 आंखें चांद सी चमक रही थी। मिस्टर एक्स की पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रोशनी को किसी ने अंधेरे की चादर से ढक दिया है। धीरे धीरे वह परछाई कमरे में दाखिल होती है और रवि की ओर बढ़ने लगती है। उसे परछाई का ऑरा ऐसा था कि जब वह चल रहा था तो कमरे में खड़े गार्ड अपना सर नीचे झुकते हुए 2 कदम पीछे हट जाते हैं। रवि अपनी दोनों बहे फैले खुशी से उठाते हुए कहता है, वेलकम वेलकम मिस्टर एक्स। सभी गार्डन ये देखकर हैरान थे कि उनके सामने खड़ा शख्स मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने रवि को अपने हाथ से रुकने का इशारा किया और जाकर टेबल की दूसरी ओर रखे सोफे पर बैठ गया। मिस्टर एक्स ने कहा, तुम अचानक से इंडिया में आने से पहले बताया भी नहीं। जितने हैरानी वहां पर खड़े गार्ड को मिस्टर एक्स को देखकर नहीं हुई थी, उससे ज्यादा हैरानी उन्हें मिस्टर एक्स की आवाज सुनकर हुई। उसकी आवाज में एक अलग ही मदहोशी और शांति थी। उसकी आवाज से यह जान पाना मुश्किल था कि वह एक मर्द है या औरत। रवि ने कहा, डैड ने मुझे यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है। मिस्टर एक्स ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह मेरी लड़ाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी इसमें फंसो। तभी रवि ने अपना हाथ मिस्टर एक्स की हाथ पर रखा और कहा, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रवि ने तभी गंभीर होते हुए कहा, एक बात बताओ, जब तुम्हारे हाथ इतना अच्छा मौका लगा था उसे चंदन को करने का, तो फिर तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? मिस्टर एक्स ने कहा, हमने जितना सोचा था चंदन उससे कहीं ज्यादा चालाक और शातिर है, और तुम्हें क्या लगा कि मैं उसे चंदन सिंघानिया को इतनी आसान मौत दूंगा? नहीं, वह भी तड़पेगी जैसे मैं तड़प, वह भी रोएगा जैसे मैं रोया था। रवि ने कहा, तो फिर तुमने क्या सोच रखा है? मिस्टर एक्स ने कहा, वह सब तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। रवि ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जो भी करोगे ठीक करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर रवि ने थोड़े मजाकिया ढंग से कहा, तो अब अगली मुलाकात कब होगी? तभी मिस्टर एक्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें बार बार मिलना चाहिए। ये चंदन का इलाका है और उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा हम तक पहुंचने में, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इस मुलाकात की खबर भी उसे होगी। मिस्टर एक्स का कहना बिल्कुल ठीक था। चंदन को सच में ये पता चल चुका था कि मुंबई से बाहर जो खंडहर है वहां पर रवि और मिस्टर एक्स की मीटिंग हुई है। कार्तिक ने पूछा, तो अब क्या करना है? चंदन ने कहा, भट्टी गर्म है, लोहे को जलने दो, सही समय आने पर हथौड़ा मारेंगे। चंदन कार्तिक से कहता है, रात बहुत हो गई है, तुम भी जाकर आराम कर लो, और तेज को कहना हमारे कुछ आदमी रवि के पीछे लगा दे। कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। चंदन की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसे पता नहीं क्यों बार बार अमर की याद आ रही थी। उसने खुद पर काबू किया, खड़ा हुआ और अमर के कमरे के पास जा पहुंचा। पता नहीं क्यों पर उसे उसके कमरे में जाने में एक अलग ही झिंझक महसूस हो रही थी। तभी चंदन को कुछ आवाज आई, जैसे कुछ गिर हो। चंदन ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देख चंदन हैरान था। अमर बेड के नीचे मुंह के बल गिरे सो रहा था। चद्दर आधी बेड पर थी और आधी अमर पर गिरी हुई थी। चंदन ने कहा, ये क्या कॉलेज में किसी जंग की तैयारी कर रहा है? आखिरी नींद में किससे लड़ रहा है? चंदन आगे बढ़कर अमर को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर सुलाने ही वाला होता है कि उसके कानों में अमर की फुसफुसाताए आवाज आती है। यह मिस्टर सिंघानिया को बात करना नहीं आता है, यह मेरे साथ कितना रूड रहते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी। चंदन के चेहरे पर एक अडोरेबल स्माइल आ जाती है। चंदन अमर को बिस्तर पर सुलाते हुए कहता है, तो यह अपने सपने में मुझे पीट रहा है?
चंदन अपना चेहरा अमर के चेहरे के बिल्कुल पास ले जाकर कहता है, कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। फिर चंदन अमर के सिर पर एक प्यारी सी करके अमर के रूम से बाहर चले जाता है। अमेरिका में निधि अपनी मां रिद्धिमा से चिल्लाते हुए पूछता है, मां भाई इंडिया चले गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। रिद्धिमा ने कहा, तेरा भाई घूमने नहीं काम करने गया है। निधि ने चढ़ते हुए कहा, हाँ तो मॉम मैं भी उनसे काम सीख लेती ना। रिद्धिमा ने कहा, यहाँ रहकर तो तुझे कुछ सीखा नहीं जा रहा, यहाँ से दूरी इंडिया में जाकर तो सीखेगी। निधि ने प्यारा सा पपी फेस बनाते हुए कहा, जाने दो ना मॉम मेरी प्यारी ब्यूटीफुल मम। तभी अर्जुन सक्सेना वहां पर आ जाते हैं। वह कहते हैं, क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटी में, जरा हमें भी उसका स्वाद खाओ भाई। रिद्धिमा ने कहा, आपकी बेटी इंडिया जाना चाहती है। ये सुनकर अर्जुन ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए पूछा, निधि आखिर तुम इंडिया क्यों जाना चाहती हो। निधि ने कहा, डैड भाई मुंबई गए हैं, मुझे भी मुंबई शहर एक बार देखना है। प्लीज थोड़े समय के लिए, पक्का प्रॉमिस में कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। अर्जुन ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं तुम अभी इंडिया नहीं जा सकती, पहले अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान दो। उसके बाद अर्जुन सक्सेना वहां से चले जाते हैं। निधि अपनी आंखों में दुनिया भर की उम्मीदें लिए अपनी मां रिद्धिमा की ओर देखती है तो रिद्धिमा अपने कंधे ऐसे उचका देती है जैसे कहना चाहती हो कि अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। निधि रहती है, लगता है दाल ऐसे नहीं गलने वाली। निधि कुकर में डबल सीटी लगानी पड़ेगी और निधि अपने कमरे में चली जाती है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। मुंबई न्यू पैलेस में पार्ची सो के उठाती है। उसके सर में हल्का दर्द था। उसे नहीं याद है कि कल कैसे वह अपने बेड से नीचे गिरी पड़ी सो रही थी। पार्ची ने कहा, यार मेरे दिन पर दिन इतनी बोरिंग क्यों हो रहे हैं। अभी फिर नीचे जाकर उसे देवी का सामना करना पड़ेगा। पार्ची जल्दी से रेडी होती है और अपने कमरे से बाहर निकालकर डाइनिंग हॉल की ओर जा ही रही होती है कि वह सामने आ रहे इंसान से टकरा जाती है और वह गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत बहे उसे थाम लेते हैं। अमर बनी पार्ची जब अपनी आंखें खोलती है तो वह देखी है कि वह और किसी से नहीं बल्कि चंदन से टकरा गई थी और अभी चंदन ने ही उसे अपनी बाहों में पड़ा हुआ है और एकटक उसे ही देखे जा रहा है। पार्ची ने जी जागते हुए अपनी आवाज को मर्दानी करते हुए कहा, सॉरी सर मैंने देखा नहीं, लेकिन चंदन तो जैसे अमर की आंखों में खो गया था। अमर ने कहा, सर क्या अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। चंदन ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, और अगर मैं छोड़ने से मना कर दूं तो। अमर को उसकी यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, सर मैं कुछ समझ नहीं। चंदन ने कहा, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और अमर को अपने गले से लगा लिया। चंदन के इस रिएक्शन से अमर बनी पार्ची की तो सिटी पिटी गुल हो गई थी। अमन ने कसमसाते हुए कहा, सर यह आप क्या कर रहे हैं। चंदन ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है। अमर ने कहा, मुझे लग रहा है कि आपको मिर्गी के दोहरे पड़ रहे हैं या फिर आपके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हुआ है और जल्द ही आपको इलाज की जरूरत है। ये सारी बातें पार्ची ने अपने मन में कही थी क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ये सारी बातें चंदन के मुंह पर कह सके। पार्ची ने अपने अमर के गेटअप को बरकरार रखते हुए कहा, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। और फिर अमर चंदन को पीछे धकेलना लगा, लेकिन तभी चंदन ने अमर को और कस के गले लगा लिया और कहा, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप खड़े रहो। अमर ने अपने अंदर की पार्ची से ही बात करते हुए कहा, कहानी यह बंदा सच में गे तो नहीं। ये सोचकर अमर के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। जब चंदन ने देखा कि अमर कोई भी हलचल नहीं कर रहा है तब चंदन ने खुद ही अमर को दूर करते हुए कहा, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, और आगे बढ़ गया। अमर के चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे। डाइनिंग टेबल पर चंदन आज बड़े खुश होकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, वही अमर आज कुछ शांत था। तभी कार्तिक पैलेस में एंटर करते हुए कहता है, क्या बात है, आज इतनी शांति कैसे फैली हुई है। और मेरे बातूनी छोटे तुझे क्या हुआ, तू इतना शांत कैसे हैं। तभी अमर ने कहा, वह क्या है ना, किसी चीज की अति कभी कभार हानिकारक हो जाती है, हमें अपनी आदतों को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि हमारे कारण किसी और को परेशानी ना हो। ये बात अमन ने इनडायरेक्टली चंदन को कही थी, जो कि चंदन को समझ तो आ गई थी लेकिन कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक अपना सर खुजाते हुए अमर की बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी चंदन ने कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम्हें पता है, कुछ आदतें जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छी है उसे नहीं बदलना चाहिए। तभी अमर ने कार्तिक से कहा, कार्तिक जी आपको ये पता है कि कई बार अच्छी आदतें ही हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। तभी कार्तिक ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ये तुम दोनों किस आदत की बात कर रहे हो, कौन सी आदत और कैसी बर्बादी, और क्या अच्छा क्या बुरा। चंदन ने कार्तिक से कहा, तू अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ा और मेरी बात सुन, कभी भी किसी भी नतीजे पर जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। कार्तिक फिर कुछ कहने वाला था कि तभी अमर ने झट से कहा, कार्तिक जी कभी कभार जल्दी नतीजे पर ना पहुंच जाए तो बहुत देर हो जाती है। तभी अमर झट से खड़ा होते हुए कहता है, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं निकलता हूं। अमर के जाने के बाद चंदन भी खड़ा होकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अमर और चंदन तो चले गए थे लेकिन उन्होंने अपने पीछे बेचारे कार्तिक को एक गहरी सोच में छोड़ दिया था। कार्तिक खुद में बड़बड़ आया, क्या ये दोनों मेरे जारी एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर यह डायरेक्टली भी तो बात कर सकते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस पैलेस में हो क्या रहा है।
ये कहकर कार्तिक भी चंदन के पीछे उसके स्टडी रूम में चला जाता है। अमर बनी पार्ची अपने कॉलेज के बाहर पहुंची ही थी कि तभी उसके फोन पर एक नंबर फ्लैश होता है, जिसको देखकर पार्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पार्ची कॉल को पिक करके हेलो बोलता है कि उधर से जो पार्ची को पता चलता है उसे जानकर पार्ची के होश उड़ जाते हैं। पार्ची चिल्लाते हुए कहती है, क्या सच? तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद पार्ची एक टैक्सी रुकती है और आनंद फनन में निकल पड़ती है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ टोबीरामा संजू नोवस्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।